So welcome back once again. So we are discussing here the Israel and Palestine issue. So in this particular session we will try to understand about Fatah and Hamas. So फतह का सोच क्या है कि वो चाहता है पॉलिटिकल सॉल्यूशन। हमास चाहता है कि नहीं कंप्लीट एक्शन हो और इजराइल को वहाँ से हटा दिया जाए। और जो हमास का जो वर्क करने का तरीका क्या है कि मुझे पूरा फ़िलिस्तीन का रीजन भी चाहिए और जेरूसलम भी चाहिए, और वो मुस्लिम ब्रदरहुड चाहते हैं, जूस को देखना पसंद नहीं करते। फतह का क्या कहानी है कि वो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड रखता है, कहता है कि आप भी रहो हम भी रहेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के सितंबर 13, 1993 इज अ वेरी हिस्टोरिक डेट फॉर बोथ पैलेस्टाइन एंड इजराइल in Washington DC. As you can see, Bill Clinton, Y. Rabin and यासर अराफत। ये हैं यासर अराफत, ये हैं बिल क्लिंटन और ये हैं आपके उस समय के इजरायली प्रेसिडेंट। तो उस समय 5 सालों के लिए क्या हुआ, एक समिट होता है जिसे हम ओस्लो अकॉर्ड समिट कहते हैं। ओस्लो एक्चुअली नॉर्वे में है, लेकिन ये सारी कहानी वॉशिंगटन डीसी में होती है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। 13 सितंबर 1993 को एक साइन होता है, एग्रीमेंट साइन होता है कि फॉर 5 ईयर वी विल मेंटेन पीस, ठीक है। सो ये जो हमास और जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द फतह। फतह का स्टैंडर्ड कम है। अगर फ़लस्तीनियन को देखिए, हुआ क्या, इजराइल एग्जिस्ट करता है और अरब कंट्री में जो अलग अलग कंट्री हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फ़लस्तीन कहाँ है, पैलेस्टाइन कहाँ है, नहीं है। अभी भी नक्शे में फ़लस्तीन का एक स्टैंडर्ड ग्राफ और कहाँ कहाँ फ़लस्तीन की पॉपुलेशन है वो अभी तक मेंशन नहीं है। इसीलिए हमास क्या है, ज़्यादा पॉपुलर है इन कंपेरिजन में फतह। फतह का पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है, वो पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन हमास कंप्लीट अबॉलिशमेंट चाहता है इजरायली का, ठीक है। तो इसीलिए जो हमास है वो फतह के ऊपर डोमिनेट किया। और जो इलेक्शन हुआ था, 2 ही बार इलेक्शन हुआ है अभी तक के फ़लस्तीन के पूरे इतिहास में। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, फ़लस्तीन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 ही बार इलेक्शन हुआ। एक 1996 में, जिसकी हम बात अभी नहीं करेंगे, 2005-6 की बात करते हैं जब हमास बहुत एक्शन में आया, क्योंकि 2005 में जो इजरायली आर्मी है वहाँ से हट गई गाजा स्ट्राइप से, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव कर लिए। और 2006 में हमास एक बहुत बड़ा एक्सट्रीमिस्ट फ़लस्तीन मूवमेंट को स्टार्ट किया। इसीलिए जब 2006 का जो इलेक्शन हुआ 5-6 में, 132 सीट्स में 73 सीट्स हमास लेकर के आया और फतह के सीट्स घट गए। क्यों? क्योंकि उनका कहना ही है कि हम बस चाहते हैं कि यहाँ से इजरायली को हटा दें, ठीक है। और 2021 में ही 22 मार्च को पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने थे और 31 जुलाई को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना था, जो कि आई थिंक ये पोस्टपोन्ड हो गया होगा। अब होने की कोई संभावना बनती नहीं है जिस तरीके से वहाँ पे हमला हुआ। इजराइल कभी कभी क्या करता है, जेरूसलम में जो अल अश्का जो एक मॉस्क है, उसके मॉस्क पे वो क्या कहता है, आने जाने पे पाबंदी लगा देता है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पे रेडिकल मुस्लिम तैयार किए जाते हैं, यानी 18 से जो 40 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पे नहीं जा सकते जब लगता है वो रिस्ट्रिक्शन लगाते रहता है इजराइल। तो ये क्या है, फ़लस्तीन है, वहाँ के लोकल अरब्स हैं, उनको पसंद नहीं है कि वाई इजरायली और इजरायली गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग परमिशन। सो इस तरीके से तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ती जाएगी ना। इजराइल को भी सोचना पड़ेगा कि इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन क्या है, और फ़लस्तीन को भी सोचना पड़ेगा कि हमें रहना है या नहीं रहना है। उनकी एग्जिस्टेंस है नहीं, तो अगर आपको रहना है, एक तो ऑलरेडी पूरे नक्शे से गायब हो गए हो, अगर और कुछ करोगे तो और ख़त्म हो जाओगे, नज़र नहीं आओगे। अगर इजराइल चाहे तो पूरे मिडिल ईस्ट को, मतलब जब उसको कह दें कि तुम जो करना है कर लो, तो हमें ऐसा लगता है कि जो 6 डे वार हुआ उसमें सबको समझा दिया कि हम क्या हैं, इजराइल। तो अगर इजराइल को खुला सांड की तरह छोड़ दें तो बर्बाद कर देगा मिडिल ईस्ट को। तो सोचना पड़ेगा सबको बैठ करके कि कैसे चलेगा, ठीक है। छोटे छोटे जो सुतली बम छोड़ रहे हैं हमास,
उनसे कुछ नहीं होना इजरायली को। अगर सच में देखा जाए, जो हमास क्या कर रहे हैं, एक छोटे छोटे रॉकेट्स छोड़ रहे हैं, उसके पास इतना एडवांस सिस्टम है कि आपके 70 to 80%, 90% जो आपके जो दिए जा रहे हैं वो तो ऑलरेडी नाश कर दिए जा रहे हैं इजराइल के थ्रू। लेकिन जो अभी और बच रहा है, आप कैसे अपने आप को समझ, तो हमास और इजरायली गवर्नमेंट को आपस में बैठ करके सेटलमेंट करना चाहिए और एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि फतह तो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि अब फिलिस्तीन को भी लगता है, जो लोकल अरब्स हैं उनको भी लगता है कि फतह से कुछ नहीं होना, इसलिए तो 2005-6 के इलेक्शन में फतह का जो सीट है कट गया, मिला ही नहीं। तो हमास क्यों निकल के आया? तो सबसे पहले तो हमास सक्सेसफुली टर्न कर पाया प्रोटेस्ट को कि ये फिलिस्तीन का नहीं है, फिलिस्तीन का नहीं है, एक जेरूसलम का इशू है और बस हमास और इजरायली मिल करके इसे सोल्व कर सकता है। तो लोकल फिलिस्तीन को लगा कि नहीं, अब फतह अरे मतलब कि हमें हमास से मिलना चाहिए। तो हमास क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। और फिलिस्तीन का जो जेरूसलम की थिंकिंग है कि अब ओनली हमास कैन गिव राइट्स और डोमिनेटिंग पावर ऑन क्या, जेरूसलम। सो ये बिलीफ सिस्टम लोकल फिलिस्तीन के अंदर बन गया है कि नहीं, अगर फ्रीडम मिलेगा तो हमास ही दिला सकता है, जेरूसलम पे अधिकार अगर हमारा होगा तो वो बस हमास दिला सकता है। तो पॉपुलैरिटी भी इसकी बढ़ रही है पूरे अरब नेशन में। तो वर्ल्ड वाइड हमास एक ऐसा टर्मोलॉजी है जो बच्चा जान गया होगा इस जो अभी जो अटैक चल रहा है इसमें। सो हमास इज ट्राइंग टू प्रूव दैट कि जो मोहम्मद अब्बास हैं, जो भी करंट प्रेसिडेंट हैं, जो कि फतह से ही बिलोंग करते हैं, PLO से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो अब्बास जी जो बैठे हुए हैं वो इनकम्पिटेंट हैं टू स्टॉप द इजरायलीज अग्रेशंस ऑन फलस्तीन, और ये करने में बिल्कुल सही साबित भी हो चुका है हमास कि हाँ, जो अभी जो प्रेसिडेंट हैं फिलिस्तीनियन के लिए वो सही नहीं है। चलिए, तो अब हम आपको शुरू से लेके चलते हैं। गोलन हाइट कहाँ है, सीरिया के पास, ठीक है, जो कि इजराइल के नॉर्थ में पड़ता है। वेस्ट बैंक है जॉर्डन रिवर के, देखिए वेस्ट बैंक पहले जो जॉर्डन था वो सिस और ट्रांस जॉर्डन दो में बटा हुआ था, ठीक है। सिस कहते हैं जो वेस्ट बैंक के आसपास के इलाके जो जॉर्डन है उसे हम कहते हैं सिस, ठीक है। जॉर्डन रिवर के पास में वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्राइप इजिप्ट में था और एक निगेव डेजर्ट है जो साउथ में स्थित है, जो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो जो वो रीजन है इजराइल के लिए भी, और वो होली लैंड जो है सबों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो ज्यूस, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि 19th, जैसे ऑटोमन एम्पायर था पहले, मैंने पहले ही बताया, लेट 19th सेंचुरी से 14th सेंचुरी से लेकर के लेट 19th सेंचुरी तक ऑटोमन एम्पायर का मिडिल ईस्ट में क्या था, सैमुराई। अचानक से धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर की ग्रिप हटने लगी और वहां पे ब्रिटिश का डंका बजने लगा। तो और दूसरी तरफ क्या था, नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की भावना जाग रही थी और अपने जो कंबाइंड पूरा यूरोप था, कुछ लोग अपने आप को इटालियन कहने लगे, कुछ लोग अपने आप को जर्मन कहने लगे, यानी यूरोप में भी अलग अलग जो भावनाएं थी, नेशनलिज्म की भावनाएं थी, वो बहुत बढ़ने लगी हाई स्केल पे। और उसी समय जो होलोकॉस्ट हो रहा था, जेनोसाइड्स हो रहा था, बड़ी लार्ज स्केल पे ज्यूइश कम्युनिटी को मारा जा रहा था। तो जियोनिज्म की एक स्थापना हुआ जिसको कहते हैं थोडर हर्सल। इन्होंने सबसे पहले एक की प्लेयर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे इजराइल जाना होगा, अगर हमारे अस्तित्व बचाना है तो हमारी जहाँ से ओरिजिन हुई हम उसी लैंड पे जाएंगे, वापस वहीं जा करके अपना एक नेशन बनाएंगे। तो ये जो भावना हुआ कि हमें यहाँ से माइग्रेट करना है और जा करके इजराइल में शिफ्ट होना है, वापिस हमें अपने होली लैंड पे घर बनाना है। तो ये जो जियोनिज्म की जो भावना है वो डेवलप हुई और इस तरीके से जो यूरोपियन कंट्री से लोग धीरे धीरे मिडिल ईस्ट की तरफ माइग्रेट करने लगे, जिस लोग, क्योंकि जो लोग वहाँ पे थे उनको मारा जा रहा था। हम और भी इसको डिटेल में समझाएं, ठीक। तो जब 1917 की घटना है, सर आर्थर जो वाल्फोर थे, वाल्फोर जो थे एक डिक्लेरेशन लेकर के आते हैं, कहते हैं
कि जो इतनी बड़ी जो होलोकास्ट हो रही थी, क्योंकि बीच बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सब जो वर्ल्ड वार हो रहा था, तो उससे और जो यूरोप में नेशनलिज्म फैल रहा था, उससे ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, अब इन जूइश पीपल को सेटल कराना पड़ेगा जो होली पैलेस्टाइन का जो होमलैंड था वहाँ, यानी नेशनल होम इनको देना पड़ेगा। तो एक तरफ तो इन्होंने जूइश को कहा कि हम आपको सेटल करेंगे आपके अपने स्थान पे, उल्टा इन्होंने एक और एग्रीमेंट जा करके, वही तो बात है मैंने शुरू से आपको कहा कि ब्रिटिशर्स की सोच ही होती है बर्बाद करना। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट जाके साइन कर लिया, और वो जो एग्रीमेंट था वो फ्रांस और रसिया के साथ कर बैठे, कहे कि जो ये पैलेस्तीन है, पैलेस्टाइन स्टेट है, वो यूके रखेगा, यानी ब्रिटिशर्स रखेंगे, और फ्रांस को सीरिया और जॉर्डन दे दिया, यानी कोई बंदरबांट है, जो मन में आएगा तुम बांट दोगे, तो फ्रांस के हाथ में सीरिया और जॉर्डन दे दिया, और रसिया को कहा तुम टर्की रख लो। ठीक है, इस एग्रीमेंट की 1917 की घटना हम बता रहे हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये समय क्या था, 1917 का समय क्या था। तो फ्रांस ने सीरिया और जॉर्डन को रख लिया, और रसिया ने टर्की को रख लिया। दोनों में समझौता हो गया, और ये कहा कि हमको दे दीजिए। यहाँ तक चले ठीक है, कि ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था कि यूके हो सकता था कि वहाँ पे लाके जूस को सेटल करता, लेकिन इन्होंने एक और भेड़ चाल चल दी। उन्होंने अब क्या किया कि जाके ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस कर दिया अरब्स को, जो लोकल अरब्स थे वहाँ पे, कि हम आपको यहाँ पे सेटल करेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जो लोकल अरब्स थे वही ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ थे, बगावत कर दिया था, इसीलिए वहाँ पे ब्रिटिशर्स आ पाए। नहीं तो मिडिल ईस्ट में ब्रिटिशर्स कभी नहीं आ पाते, वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर कभी भी नीचे नहीं जाता, क्योंकि जो लोकल अरब्स थे, जो लोकल फिलिस्तीनी पीपुल थे वहाँ के आसपास के रीजन के, उन्होंने साथ दिया था ब्रिटिशर्स को। अब ब्रिटिशर्स दोनों तरफ खेल रहे हैं, एक तरफ लोकल अरब को कह रहे हैं कि हम तुमको भी रखेंगे, और उधर उनको भी कह रहे हैं जूइस को भी कि हम तुम्हें अपना होली लैंड में वापस नेशनल होम देंगे। अब सोचो एक कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा। और यही रीजन है कि आज तक इन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स लोग जो मैंडेट लेकर के आए वो कंप्लीट फेल हो गए। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो लार्ज स्केल पर क्या होता है, लोग माइग्रेट करने लगते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो लार्ज स्केल पे माइग्रेशन होता है। पहले जब ऑटोमन एम्पायर था तो वहाँ पे मात्र 3%, only 3% population, Jewish population are there. But due to large migration, this Jewish population drastically increased up to 30%. And local Arabs को जो Jewish settlement करने लगे, जो बड़े बड़े जो रईस Jewish लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जो गरीब लोकल अरब्स थे उनसे ज़मीन लेना शुरू कर दिया, वहाँ पे छोटे छोटे सेटलमेंट शुरू में कर दिया, यानी छोटे छोटे लोकल अरब से लेकर के यहाँ पे अपना सेटलमेंट करने लगे। और सेटलमेंट तो किया ही, जो नहीं दिया, जो पास जो वैकेंट प्लेसेस थे उनसे उनको मार के भगाने लगा। तो अब सोचो कि एक छोटा सा रीजन बनने लगेगा नहीं, और देश वहीं बनता है जहाँ पे लोग होते हैं। तो एक जगह के जूइश पॉपुलेशन वहाँ पे धीरे 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 बढ़ने लगी, और आसपास से लोकल अरब को भगाने लगे, और इस तरह से इजराइल बड़ा होने लगा। समझ में आ रही है कहानी? कि पहले तो लोकल लैंड लिए और जिसे इवैक्यूएट करने लगे वहाँ पे लोकल अरब्स को, तो जूइश सेटलमेंट ऐसे धीरे धीरे शुरू। लेकिन ये चीज़ पता चल गया, जो लोकल अरब है उनको भी तो समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जो लोकल फिलिस्तीनियन गवर्नमेंट, जो लोकल फिलिस्तीनियन लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, और इधर क्या करने लगा कि जो ब्रिटिशर्स ने एक जूइश मिलिटेंसी डेवलप करा ली, जिससे कि लोकल अरब पे हमला करने लगे। और जब लगा कि नहीं अब ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकल अरब्स थे, तो उन्होंने माइग्रेशन रेट को स्लो करा दिया। नहीं, गजब का हमें समझ में नहीं आता कि ब्रिटिशर्स जहाँ जाते हैं वो रायता क्यों फैलाते हैं। हमारे यहाँ भी आए, रायता फैला के चले गए। अभी तक हम भारत पाकिस्तान पता नहीं क्या बट गया, समझ में नहीं आता। अभी तक कॉन्फ्लिक्ट शुरू है, अब कब खत्म होगा पता नहीं है। वही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में सेम इशू, समझ सकते हैं। तो मैं जब सोचता हूँ तो इसलिए मैंने इस टॉपिक बनाया, बिकॉज आई एम नॉट अ कोर फील्ड फ्रॉम द हिस्ट्री एंड दिस, आई एम ए प्योर साइंस फील्ड पर्सन। बट नो जब ये सारा इशूज मैं देखने लगा, जब मैं पढ़ने लगा, तो मुझे भी लगा नहीं भाई चलो इस पर कुछ बात तो करनी चाहिए मुझे भी। तो माइग्रेशन रेट वॉज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा टू कंट्रोल
कंट्रोल द लोकल अरब्स कि नहीं भी देखो हम तुम्हारे यहाँ अब ज़्यादा ज्यूज को नहीं ला रहे। चलिए ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, बड़ा नेस्टिक मोमेंट चला, होलोकास्ट हुआ, जिनोसाइड हुआ बड़े लार्ज स्केल पे, क्योंकि एडल्फ हिटलर जो थे उनके अंदर बस एक ही था कि यूरोपियन रहेंगे। तो 4.2 मिलियन अप्रॉक्स रफली डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जूइश पॉपुलेशन थी उनको मार दिया गया, चाहे एक्सपेरिमेंट से, चाहे कंसंट्रेशन कैंप में भर करके गैस लीक करके, तो उनको मारने लगे। और यही सेंटिमेंट थी कि इजराइल बना, यानी डू और डाई वाला हिसाब हो गया था इजरायली के साथ कि अगर बचना है तो घर जाओ, वापस अपना उस होम पे जाओ जहाँ तुम्हें रहना है। तो उस समय यूएन ने एक रिजोल्यूशन पास किया। उस समय हमारा यूएन जो था नया बच्चा बना था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही लोगों ने कहा कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मिल करके पूरे पॉपुलेशन को एक मैंने ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। तो शुरू बच्चे हिसाब, लेकिन एक चीज़ है, जहाँ जहाँ यूएन का हस्तक्षेप हुई ना चीज़ों में, वो चीज़ें बद से बदतर हो गई हैं। आज अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मैटर है यूएन काउंसिल में नहीं गया होता तो कब का सेटलमेंट हो जाता। और यही बात इनके साथ भी हो गई कि इनकी जो पहला जो शुरू में बच्चे अभी बना था यूएन काउंसिल, और तुरंत जाकर के टपक गया केस। तो अब जो इजराइल पे जो यूएन का जो बर्ताव था कि उन्होंने कहा कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एक रीजन हम दे देंगे इजराइल को, दूसरे हम दे देंगे फिलिस्तीन को। और एक बीच में जेरूसलम था, जेरूसलम में दोनों आबादी बराबर से थी। यानी जेरूसलम की प्रॉब्लम क्या हो गई कि जेरूसलम में जूइश भी उतना ही थे और फिलिस्तीन भी उतना ही थे, यानी लोकल अरब भी उतना ही थे। तो अब कहा कि भाई इसको कहीं बांटे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम एक इंटरनेशनल कंट्रोल रखेंगे, जुरिडिक्शन अपने ऊपर रखेंगे। तो इस बात पर क्या हो गया, सहमत हो गए और इजराइल फिलिस्तीन बट गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि इन अरब्स के जो लोग थे उनको कतई बर्दाश्त नहीं था कि यहाँ पे कोई आए और बसे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट वॉर होता है अरब और इजरायली के बीच में, पहला बार जस्ट जैसे ही इजराइल बच्चा बना था वैसे ही उनको सब टूट पड़े उस पर। इजिप्ट उधर से टूटा, सीरिया टूटा, इराक टूटा ना, और जो ट्रांस जॉर्डन था वो भी अटैक कर दिया। अभी बेचारा न्यूली फॉर्म अभी बॉर्न बेबी था इजराइल, उस पर इन लोगों ने, सारे लोगों ने सोचा कि अभी तो जस्ट बना है, इसको तुरंत बर्बाद करके खत्म कर देंगे। हुआ क्या, इम्पैक्ट क्या हुआ, उल्टा पड़ गया। इजराइल ने सबको, इजराइल अपना अस्तित्व तो बना लिया, वहां पे रिफ्यूजी बहुत लार्ज स्केल पे डेवलप हो गए। अबाउट टू 7 लाख पॉपुलेशन, मोर देन 7 लाख पॉपुलेशन इज एज ए रिफ्यूजी। गाजा तो इजिप्ट का था, वेस्ट बैंक का जॉर्डन का कंट्रोल हो गया। अब बच गया क्या, बाकी इजराइल। फिलिस्तीन कहाँ गया भैया, गायब। So on map there is no Philistine land. Some of the land is Gaza is controlled by Egypt, West Bank controlled by Jordan, and rest of the land is controlled by Israel. So हुआ क्या, फिलिस्तीन गायब। अब फिर से इन्होंने ये जब हुआ तो अब इसमें इजराइल ने किसी और पे कंट्रोल नहीं किया था, लेकिन फिर एक 6 डे वार हुआ था, मात्र 6 दिन की लड़ाई हुई। 1967 की घटना है। इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया ने कहा कि हमें कंप्लीट यहाँ से इनको हटाना है, उल्टा फिर पड़ गया। इस बार जब लड़ाई किया तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट लॉस अरब को हुआ। इजरायली ने अपना जो रीजन था वो ट्रिपल कर लिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। और इजराइल कंट्रोल ओवर गोलन हाइट्स, सीरिया ने लड़ाई नहीं किया तो सीरिया से छीन लिया गोलन हाइट। गाजा और सिनाइन पेनिनसुला इजिप्ट से छीन लिया, और वेस्ट बैंक से जॉर्डन खींच लिया। यानी सारे पर जो पूरा रीजन देख रहे हैं वो पूरा खींच लिया। कहाँ, आपको मैं दिखाता हूँ आपको मैप पर कि ये क्या हो गया। आप जैसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा इजराइल है और ये आपका, सॉरी, ये आपका इजिप्ट है और ये है आपका सिनाइन पेनिनसुला।
ये है गाजा स्ट्रिप और ये इधर है सिनाई पेनिनसुला। तो इस रीजन को भी इजराइल ने कब्जा कर लिया और गाजा स्ट्रिप तो ले लिया, इधर भी ले लिया, और देखिए इधर वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लिया। अब तो गड़बड़ होगा ऊपर। और देखिए सीरिया देख रहे हैं, ये आपका सीरिया है, ठीक है। सीरिया का गोलन हाइट्स ले लिया, यानी इधर जो देख रहे हैं गोलन हाइट्स ले लिया। यानी कहने का मतलब कि कंप्लीट इनकी ऐसी की तैसी किया इन लोगों ने, समझ रहे हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम हुई, कहानी स्टोरी कहाँ पे उठती है कि अब जब सब छीन लिया तो अब सोचिए कि अब इजराइल की धरती कितनी बड़ी होगी, बहुत ट्रिपल एरिया हो गया। लेकिन अभी भी अरब्स ने छोड़ा नहीं। एक छोटा सा 1 मंथ वॉर होता है जिसे कहते हैं योम किपर बार। ये जो ओम किपर जो है एक फेस्टिवल है जो ज्यूइश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग दिवाली और ईद मनाते हैं, उस तरह से ज्यूइश के लिए योम किपर एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल। उस दिन इन लोगों ने फिर से लड़ाई किया, लेकिन भाई इससे लॉस इनिशियली तो हुआ इजराइल को, लेकिन बाद में इस पर कंट्रोल कर लिया। तो इन्होंने पहली बार कैम्प डेविड फर्स्ट कार्ड किया। वहाँ पे एक साइन किया जाता है। इजिप्ट के जो उस समय जो अनवर सदत थे वो अब बैठे और उन्होंने सिनाई पेनिनसुला ने इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला को वापस कर दिया इजिप्ट को, और इजिप्ट ने पहली बार इजराइल को रिकॉग्नाइज किया एज ए स्टेट ऑफ इजराइल। सबसे पहले अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस देश ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, वो पहला था कौन, इजिप्ट। इजिप्ट ने इसीलिए किया क्योंकि उसको मिला क्या, सिनाई पेनिनसुला। और इजराइल का क्या हुआ कि सबसे पहली बार उसे कोई रिकॉग्नाइज किया वर्ल्ड वाइड। तो ये थी स्टोरी। तो इजराइल को भी फायदा हुआ कि उसको रिकॉग्निशन मिला, और इजिप्ट को फायदा हुआ कि उनको मिल गया सिनाई पेनिनसुला। लेकिन जो अनवर साहब थे उनकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि ये किसी को उस समय लोकल अरब्स को कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी जाकर के इजराइल को समर्थन कर दे, और इजिप्ट ने जैसे ही समर्थन दिया अनवर साहब की हत्या हो जाती है, ठीक है। अब जो बात उठती है धीरे 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 क्या होता है कि कंप्लीट अरब्स, अब अरब कह के छोड़ो यार, हमारा जगह तो है, हम लोग शांति से रहेंगे, हमको क्या मतलब। लेकिन हो क्या गया, फिलिस्तीन कहाँ है भैया, फिलिस्तीन का क्या होगा, फिलिस्तीनियन का क्या होगा, वो तो दिख नहीं रहे नक्शे में न। तो अब दो जगह वो सिमटे हुए, एक गाजा स्ट्राइप पे जो इजिप्ट के पास लगा हुआ है, एक वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के वेस्ट में लगा हुआ है। लेकिन उनको भी बहुत अच्छे से रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जेरूसलम पे कहता है इजराइल की मेरा अधिकार है, मेरा आधिपत्य, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट इंतिफादा जो है, इंतिफादा कहने का मतलब है अपराइजिंग मूवमेंट शुरू होता है। जो लोकल अरब्स होते हैं वहाँ पे वो राइज करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं। फिर फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे संगठन होता है और वो बोलता है कि नाउ वी विल प्रोटेस्ट एंड बाइकॉट द इजराइलियन वट एवर द थिंग इज देयर, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे वायलेंस शुरू हो गया, और हर बार आपको बता रहे हैं जब जब लड़ाई हुए ज्यूइश फायदे में रहे और फिलिस्तीनियन जो है वहाँ के वो घाटे में रहे, और जब भी मौतें हुई हैं तो फिलिस्तीनियन की ज़्यादा हुई हैं, ज्यूइश की कम हुई। आज भी आप उठा के देख लो, आज का जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो, इसमें 7-8 इजरायली मारे गए हैं और मोर देन 70 to 80 फिर से लोकल अरब्स की मौत हुई, ठीक है। तो ये जो राइज हमास जो वहाँ पे डेवलप हुआ, एक पीएलओ था जो फतह था, मैंने आपको पहले ही बताया, और एक हमास राइज हुआ जो 2006 में, क्योंकि वहाँ से निकाल दिया। तो एक ऑस्लो डिक्लेरेशन साइन होता है 5 साल के लिए। मैंने आपको बताया था कि एक तरफ थे यशर अरफत और एक तरफ थे इस्तर रेवन, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, एक साइन किया था 13 सितंबर 1993 को, एक कि अब हम थोड़े से पीस कर लेते हैं आपस में। तो ये मिलकर रहने दीजिए का हिसाब था। तो ये भी मान गया, इजराइल भी मान गया, और इजराइल ने कहा कि ठीक है आप अपने सेल्फ गवर्नेंस कीजिए, वेस्ट बैंक और गाजा हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो वो मिल गया इनको। तो वेस्ट बैंक में रहते हैं जो पीएलओ के लोग हैं, और गाजा में रहते हैं जो हमास के सिंपैथाइजर हैं, ठीक है। तो अब फिलिस्तीन 2 जगह बट गया। देख रहे हैं, ऐसे ही शुरू में पाकिस्तान के साथ भी हुआ कि एक बनेगा ईस्ट पाकिस्तान, एक बनेगा वेस्ट पाकिस्तान, और बाद में हम लोगों ने अपना मतलब जो भी था, हम इंडियंस हम अपना क्रेडिबिलिटी नहीं लेना चाहते भी, हम लोगों ने लड़ा और बांग्लादेश बनवाया। उसी तरह से हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ पे वेस्ट बैंक कहाँ जाएगा और गाजा कहाँ जाएगा, या 2 सेपरेट अलग
नेशन बनेंगे, क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये है कि ये बहुत ही बिग इशू है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, पहला तो हुआ जो फर्स्ट था, लेकिन जो 2000 में फिर से काम डेविड क्या था, एक रिजॉर्ट है जहाँ पे दोनों इजरायली और फिलिस्तीनी उनको बैठा करके जो यूएस गवर्नमेंट क्या करती है कि कोशिश करती है दोनों को मिलाने की, लेकिन ये पूरा का पूरा जो मीट था, जो एग्रीमेंट था, वो फेल कर जाता है और पीस प्रोसेस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सेकंड इंतफादा होता है इंतफादा, माने कि अब हमको जीना, वायलेंस फिर से स्टार्ट हो जाती है और इस बार जो होती है बहुत ही मुश्किल होता है। वहाँ पे बराक नाम के एक उस समय पर्टिकुलर इजरायली प्रेसिडेंट थे, वो जो टेम्पल माउंट है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जाते हैं और इससे क्या होता है, वायलेंस और बढ़ जाता है। जो लोकल फिलिस्तीनियन पीपुल हैं वो क्या करते हैं, इन लोग टेरर अटैक करना शुरू कर दे, बस में बॉम्बिंग करने लगे, यानी कि सिविलियन को मारने लगे। और जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू किसी भी कंट्री के आर्मी को ये आदेश नहीं है कि वो सिविलियन पे वार करे, सिविलियन को मारे, लेकिन अभी जो हमास ग्रुप है वो सिविलियन को टारगेट कर रही है। और यहाँ पे भी जो सेकंड इंतफादा जो हुआ, इसमें भी लॉस किसको हुआ, देखा जाए तो फिलिस्तीन को ज़्यादा हुआ ना, अब वहाँ पे ज़्यादा लोग मरे। आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो अब थिंकिंग भी जो इजरायली गवर्नमेंट्स की थी, पॉलिसी चेंज कर दी। 2005 के बाद इजराइल ने सोचा कि अब भैया यहाँ से हमें निकलना है, तो गाजा में जो अपने जो फोर्सफुली जो उन्होंने अपने आर्मी रखे थे उन्हें रिवोक कर लिया, वहाँ से हटा लिया। और इजराइल की थिंकिंग पॉलिसी में आई कि वी विल शिफ्ट राइटवर्ड एंड वी विल मैनेज कॉन्फ्लिक्ट रेदर देन सॉल्विंग इट। अब उन्होंने कहा कि अब हम सॉल्व नहीं करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, अब मैनेज करेंगे, तुम जो करना करो, हम मैनेज करने के लिए तैयार हैं। वहाँ से जो अपने आर्मी थे इजराइल के, जो गाजा स्ट्राइप में जो आर्मी थे, वो रिवोक कर लेते हैं, हटा लेते हैं, रिटेलिएट करके वापस ले लेते हैं। और इससे क्या होता है कि 2005 में जैसे ही इजरायली आर्मी वहाँ से हटती है, हमास ग्रुप और एक्सटेंसिव और इन्फ्लुएंशियल अपना इम्पैक्ट वहाँ पे डाल देता है। और इसके कारण क्या हुआ कि गाजा को पार्टिकुलरली इजराइल ने ब्लॉकेड कर दिया। ब्लॉकेड करने का क्या मतलब है कि अब जो भी चीज़ होगा इजराइल देखेगा, इजराइल के जो आर्मी है उसे देखेगी, अगर लगेगा तो भेजेगा। इसमें इजराइल से गलतियाँ क्या हो जाती हैं, कभी कभी जो हम लोग ह्यूमन सोर्स एंड डेवलपमेंट के लिए जो यूएन है और भी जो लोग हैं, जिसके गाजा क्या है ना, बहुत ही 40% अनएम्प्लॉयमेंट से 40 to 50% अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे हो गया है। हर 100 व्यक्ति में दो, जो आप देखेंगे कि आधा व्यक्ति जो है वो जॉबलेस है, काम नहीं कर रहे, जॉब नहीं है, तो हो क्या है। तो इजराइल ने गाजा पे जो ब्लॉकेड किया उससे क्या हुआ कि उसके डेवलपमेंट भी रुक गई और सब कुछ रुक गया, ठीक है। इसी तरह से हमास ने कई बार बमबार किया है, बार लड़ने की कोशिश की है, 2008 में, 2012 में, 2014 में, और उनका कहना है कि नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस चाहिए, हमें जेरूसलम चाहिए, और इजराइल कहता है हम जेरूसलम देंगे नहीं। अब मेजर इशू तो एक ही है, जेरूसलम, क्योंकि जेरूसलम ज्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बताओ किसको भगाओगे। तो जब हम जेरूसलम की थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि लोकल जेरूसलम की कहानी क्या है, तो जेरूसलम के जो ईस्ट पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम क्राउडेड है, और वेस्ट पार्ट जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ज्यूज है, और सेंटर में होली स्प्रिंग, यानी तीनों जो अलास्क मॉस्क है और भी उनका जो है, यानी जो तीनों के जो है अब्राहमिका जो एक बर्ड है जो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस भी को मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं। प्रोफेट मोहम्मद शायद वहीं से अपना इस्लाम का जर्नी लेके चले थे, तो वो सब स्टोरी अलग है, बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू गो इन दिस ऑल रिलीजियन प्रॉब्लम्स एंड दिस एंड दैट, सो जस्ट आई वांट टू टेल यू कि हाँ, एक प्रॉब्लम है और इसका परमानेंट सोल्यूशन हम लोगों को, यानी हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक सामंजस्य पैदा हो और दोनों टू स्टेट थ्योरी पे चले और कोशिश करें कि नहीं, सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। अब पता चलेगा, अब गाजा अलग बनेगा, वेस्ट बैंक एक अलग देश बना ले, तो फिलिस्तीन कहाँ, फिलिस्तीन का तो स्टोरी गायब हो जाएगी ना, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़े हैं वही गायब हो जाए। तो मेजर इशू में ये था कि
इजराइल चाहता है कंट्रोल कि नहीं जेरूसलम पे मेरा अधिकार हो, और उसने ये भी कह रखा है कि जेरूसलम मेरा एक कैपिटल है। लेकिन इंटरनेशनली अभी तक किसी ने नहीं माना है कि इजराइल का जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, अभी भी तल अवीव है, तल अवीव ही रहेगा अभी अभी जो सिनेरियो है। टेम्पल माउंट जो है वो सबों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डोम ऑफ रॉक है या वेस्टर्न वॉल जो है ये जूइस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अल अस्क मॉस्क जो है ना, अल अस्का मॉस्क जो है वो मुस्लिम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि जो हमारे जो ईसा मसीह हैं उनको वहीं पे क्रूस पे लटकाया गया था। तो तीनों कहते हैं कि नहीं मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाई ये तो कैसे सेटलमेंट होगा, वी डोंट नो। सो वी ऑल हैव टू थिंक ऑन दिस। तो एक ही पॉलिसी है, किसी तरह से हमें इनको सेटलमेंट करना पड़ेगा। जब भी लड़ाई होती है तो रिफ्यूजी डेवलप होते हैं, और रिफ्यूजी आसपास के जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वहाँ जा कर के रहने लगते हैं, और इनके साथ बहुत जाती होती है। सीरिया में एक दमस्कस एक कैपिटल है सीरिया का, वहाँ पे एक कंसंट्रेशन कैंप में बहुत सारे फिलिस्तीनियन पीपल हैं। अब इनको क्या कर ये कंसंट्रेशन कैंप में मारा जाता है, भगाया जाता है कि जाओ वापिस। ये कहाँ जाएंगे और यहाँ आ नहीं सकते। अब यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम सीरिया में कि सीरिया में 5 मिलियन, ये खुद 8 मिलियन है, और 5 मिलियन अगर फिलिस्तीनियन आ गए तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा कि वो कैसे अपने आप को अस्तित्व में रखेंगे। तो ये मतलब कि समझ में नहीं आता इजराइल इसको कैसे सेटल्ड करेगा। और इजराइल ने एक और गलत काम करना स्टार्ट कर दिया है कि इजराइल कहता है कि वेस्ट बैंक में जाइए और अपना सेटलमेंट कीजिए, जो भी ज्यूस चाहें अगर वहाँ पे रहना चाहें तो रह सकते हैं, हम उनको कंपनसेशन देंगे, यानी रहने के लिए सहने के लिए कम कम दाम पे प्लॉट दिलवाएंगे ये वो। तो इससे क्या होगा, फिर वही शुरू हो गया जो लोकल अरब से आप खरीद रहे थे, तो वहाँ से फिलिस्तीन फिर गायब हो जाएंगे। तो इलीगल काम है। यूएन ने इस पर कई बार इजराइल को टोका भी है कि आप वहाँ पे से अपना खाली कीजिए, बट इजराइल का जो अभी तक है यही स्टैंड है कि हमें प्रॉब्लम देना है, तो अभी प्रॉब्लम सही है। तो कहा जाए तो ये था पार्टिकुलर लेक्चर का सोच, मेरा सोच कि मैं क्या सोचता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि भाई आप लोग दोनों बैठिए, अच्छे से सोचिए और एक अच्छा परमानेंट सोल्यूशन निकालिए दोनों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। सी यू सून इन टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।